राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है आपकी, जिसमें मैंने अब तक 24 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा 25वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो जीएस से संबंधित है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कंटेंट आपको निरंतर मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, महापौर, मेयर, जिला न्यायाधीश या फिर नगर पालिका आयुक्त। तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है महापौर, जिसे हम बोलते हैं मेयर। नगर पालिका जो है, एक है पंचायत, दूसरी है नगर पालिका। एक आती है पंचायत, आपकी आएगी 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिकाएँ आती हैं 12वीं अनुसूची में। अगर पूछा जाएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, तो पंचायत है आपकी, वो 73वां संविधान संशोधन है। पंचायत किस में है? 73 में है। और नगर पालिका जो है वो आपकी 74 में है। 92 में ये अमेंडमेंट हुए थे दोनों, 1992 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये पद को धारण करता है कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का एक कौन होगा? राज्यपाल होगा। अगर पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो वो 155 में है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या उच्चतम न्यायालय द्वारा, या संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? महाभियोग प्रक्रिया है, जो आपकी अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। कौन सी? अनुच्छेद 61 में है। और 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है इसमें। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। फोर्थ है, इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, लाल किला नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता, और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असम। तो इनमें जो विकल्प दिए हुए हैं, इसमें विक्टोरिया स्मारक कोलकाता है, वो आपका यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नहीं है। और 4 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी जो अजंता की गुफाएं, इन्हें 1983 में जोड़ा गया था। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में है 1985 में, और लाल किला जो दिल्ली में 2007 में जोड़ा गया था। प्रश्न 5 है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड का मतलब पूछा है, शॉर्टकट क्या होता है? तो Ctrl+Z से होता है पिछली क्रिया को पूर्ववत अंडू करने के लिए यूज होती है Ctrl+Z। ठीक। Ctrl+C होता है आपका कॉपी करने के लिए। Ctrl+S होता है सेव करने के लिए। किसके लिए? सेव करने के लिए। और Ctrl+X होता है कट करने के लिए। Ctrl+W होता है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। और Ctrl+N होता है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+Z अंडू कमांड है। छठवां प्रश्न है, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल। तो डेविस कप जो होता है वो आपका टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। और 6 का आंसर हो जाएगा ए। 7th है, माल और सेवा कर, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो वो किया था असम ने। 7 का आंसर हो जाएगा सी। जीएसटी जो है वो आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। 8वां प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? तो गिरिजा देवी जो हैं वो आपकी बनारस घराने से संबंधित हैं। 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 9वां प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में या किस जगह स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फैजाबाद। तो ये आपका है फैजाबाद में। ठीक है। एक मकबरा और पूछा जाता है सरदना। सरदना जो जगह है वो कहाँ पर है? सरदना, तो ये आपका मेरठ में है। 10वां प्रश्न है, गुप्त काल में टेराकोटा, पक्की ईंटों से निर्मित बना भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका है कानपुर में। और 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर बी हो जाएगा।
ये एक गुप्तकालीन मंदिर है और किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है और कहाँ पर है? कानपुर में है। भीतरगांव मंदिर। 11वां प्रश्न है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? किसका कथन है भारत का एथेंस काशी के प्रति? थेवनोट, मनुची, टेवर्नियर या वर्नियर? तो 11 का उत्तर हो जाएगा डी, वर्नियर ने काशी को क्या कहा है? भारत का एथेंस कहा है। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? किस जिले में तांबा मिलता है? बांदा, मिर्जापुर, ललितपुर या बुलंदशहर? तो तांबा मिलता है आपका ललितपुर में और 12 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? सी। 13वां प्रश्न है, मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो मुरादाबाद को हम बोलते हैं क्या? पीतल नगरी। तो पीतल के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद और 13 का आंसर हो जाएगा ए। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फरीदाबाद किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल के लिए है। रामपुर चाकू उद्योग के लिए है और लखनऊ आपका लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, चिकनकारी, इन सब के लिए प्रसिद्ध है क्या? लखनऊ। 14वां प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग या सीमेंट? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, हथकरघा उद्योग। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली, रायबरेली, अमेठी या सुल्तानपुर? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो आपकी रायबरेली के लालगंज में स्थित है और 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा 15 का उत्तर? बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में हुई थी। कब? वर्ष 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 12 में। एक और है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये आपकी तमिलनाडु में, पेरम्बूर तमिलनाडु। कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। एक है रेल कोच फैक्ट्री, ये आपकी कपूरथला पंजाब में है और इसका निर्माण रेल कोच फैक्ट्री का तीसरी फैक्ट्री के रूप में हुआ था। किसका? पंजाब वाली का, कपूरथला पंजाब का। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश और 16 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 16 का आंसर? डी हो जाएगा। पूरे भारत में अगर 100 लोग रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने रहेंगे? 16.49, मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश का परसेंटेज है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या कितनी है? 16.49%। सबसे अधिक जनसंख्या आपकी यूपी में है। ठीक, यूपी के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद बिहार आएगा और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक, ये याद रखने चारों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो वो है आपका दिल्ली। कौन है? दिल्ली है। 17वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा गया है? कौन सा वो दशक था उनमें जनसंख्या की अधिक वृद्धि नहीं हुई थी? तो 1901 से 1921, 1951 से 81, 1921 से 1951 या 1981 से 2011? तो वो है आपका 1901 से 1921 और 17 का आंसर हो जाएगा ए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, 1951 से ये जो दशक है 51 से 81 वाला, इसे हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट की अवधि। क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट की अवधि। 18वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो सर्वाधिक अगर वन पूछता है तो आपका मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा। अगर पूछता है परसेंट में सबसे अधिक वन कहाँ पर हैं? तो वो हैं आपके मिजोरम में। कहाँ पर हैं? मिजोरम। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, मतलब पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। सबसे अधिक परसेंटेज में पूछेगा तो मिजोरम उत्तर हो जाएगा और सर्वाधिक वन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 19वां प्रश्न है, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम किन चट्टानों के विघटन से निर्मित है? डिवोनी, कैम्ब्रियन, कार्बन प्रद या प्री कैम्ब्रियन? 19 का उत्तर हो जाएगा डी, प्री कैम्ब्रियन। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। मोनाजाइट का उत्पादन कहाँ होता है? मोनाजाइट का तो ये होता है आपका केरल में। कहाँ पर होता है मोनाजाइट का उत्पादन? केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगणन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा? इनमें पूछ रहा है कौन संगणन नहीं है। तो इसमें है संगणन नहीं, धुआं नहीं है संगणन। ठीक, और 20 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है शब्द है भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग किस से संबंधित है? तो ये ट्रेडिंग शब्द आ गया। ट्रेडिंग आपका किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। ठीक है, ट्रेडिंग किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। एक प्रश्न और आता है, बुल पूछता है, बुल किससे संबंधित है? बुल।
ठीक है, तो वो भी आपका शेयर बाजार से ही है। 22वां प्रश्न है, जीडीपी की वृद्धि दर हमारी अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है जीडीपी की फुल फॉर्म? तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 22 का उत्तर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है, हमारे देश में ग्रामीण विकास किसके साथ शुरू हुआ था? तो आप ग्रामीण विकास शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत, और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये आपका शुरू हुआ था 1952 में। कब शुरू हुआ था? 20 अक्टूबर 1952 में। ये तारीख भी याद रखनी है, 20 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा हुई और शुरू हो गया था। ठीक, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी। 24वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। 24 का उत्तर हो जाएगा सी। 25वां प्रश्न है, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक ने, चंद्रवरदाई ने, मतीराम ने या घनानंद ने? तो किया है चंद्रवरदाई ने, और 25 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर बी। 26वां प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या रविंद्रनाथ टैगोर? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा। क्या कहा था? महात्मा कहा था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को जो उपनाम दिया था वो दिया था राष्ट्रपिता। किसने दिया था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र के गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र के गुरु भी पूछे जाते हैं, तो सुभाष चंद्र के गुरु थे CR दास। कौन थे? CR दास। अब CR दास का उपनाम क्या था? CR दास को हम बोलते थे देशबंधु, और CF एंड्रीज को बोलते थे दीनबंधु। ये हमारे देश के थे CR दास, तो इन्हें बोलेंगे देशबंधु, और CF एंड्रीज थे, उन्हें बोलेंगे दीनबंधु। इनके भी उपनाम याद रखने हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1957 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो वो थी आपकी जूनागढ़ रियासत। कौन सी थी? जूनागढ़ रियासत थी, और 27 का उत्तर हो जाएगा बी। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जूनागढ़ रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। ठीक, 3 रियासतें थी जो मिलना नहीं चाह रही थी। एक हैदराबाद रियासत थी, तो हैदराबाद रियासत का जो विलय हुआ था वो सैनिक कार्रवाई की गई थी, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत को मिलाया गया था, तो वो थी आपकी हैदराबाद रियासत। कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। अगर ये पूछा जाए जनमत संग्रह के आधार पर कौन सी रियासत को मिलाया गया, तो वो थी आपकी जूनागढ़ रियासत। कौन सी रियासत थी? जूनागढ़ रियासत। दोनों याद रखनी है। 28वां प्रश्न है, कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता था? तो जागीरदार प्रणाली, जमींदार प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली या रैयतवाड़ी प्रथा? तो ये थी आपकी महालवाड़ी प्रणाली। ठीक, और इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। तो माँ से मैकेंजी, माँ से महालवाड़ी, ये आपको याद रखनी है, मैकेंजी। 29वां प्रश्न है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो वो थे वाल्मीकि जी, और 29 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 30 है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रीन क्रेडिट, ग्रीन टैक्स, कार्बन समायोजन ऑफसेट या कार्बन सघनता? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, कार्बन समायोजन। कार्बन समायोजन ऑफसेट भी बोलते हैं इसे। ठीक, तो 30 का उत्तर हो जाएगा सी। 31वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। 31 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 32वां प्रश्न है, मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किस का उदाहरण है? तो ये आपका न्यूटन के जो नियम है, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनमें से न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, ये भी आपका न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। नाव से किनारे कूदने पर नाव को पीछे की ओर हटना, ये भी आपका तृतीय नियम का उदाहरण है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक,
तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी। 33वां प्रश्न है, किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था? तो हेनरी मोसले, डी मैत्री मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड या जोहान डोवे राइनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी मेंडलीफ, डोमेत्री मेंडलीफ। 33 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो होता है आपका ओ, जैसे हम क्या कहेंगे, सार्वभौमिक दानकर्ता, यूनिवर्सल डोनर। ओ जो ब्लड होता है वो किसी भी व्यक्ति पर चढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। अब एक प्रश्न बनता है कि जो रक्त है आपका, इस रक्त की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वो किसने की थी? तो वो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है देने के लिए, और यूनिवर्सल रिसिपेंट, मतलब यूनिवर्सल रिसिपेंट का मतलब हो जाएगा सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन सा होता है? तो वो होता है आपका ए बी। तो दोनों ब्लड ग्रुप याद रखने, ओ और ए बी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 35 है, निम्न में एक्यूपंक्चर विधि क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो विधि है वो आपकी चीन में प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, और 35 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 35 का उत्तर सी हो जाएगा। ये आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। 3-4 जो प्रश्न हैं वो आपके करंट से पूछे जाते हैं, और इस वाले प्रैक्टिस सेट में पुराने करंट के प्रश्न हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 26 को हल करेंगे। धन्यवाद।